वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 का ये सेशन एनी एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन पेपर है जो कल ही हुआ है। ठीक है, कल कितना डेट था? आज आपका कल 1 तारीख को हुआ था, 1 मार्च को। ठीक है, तो ये सोशल साइंस का क्लास 6 का सेशन एनी एग्ज़ाम पेपर है। तो ये देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट 1 टू क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 जो होते हैं ना वो MCQ होंगे। 6 टू 22 मार्क्स के क्वेश्चन है। 21 टू 24 3 मार्क्स के। उसके बाद 25 और 26 जो है ना वो केस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स के होंगे। 27 28 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। और लास्ट का 29 है ना जो आपका मैप वर्क होगा। तो इसमें मैं सारा क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस करूँगी। देखो पहले मैंने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किया हुआ है सारा यहाँ पे आप लोग के लिए, और उसके बाद MCQ क्वेश्चंस तो मैं आपको इसी में समझा दूंगी। जो ब्रीफली जो क्वेश्चन मार्क्स 2 के 3 के क्वेश्चंस होंगे उन सब का मैंने नीचे PDF बना के इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर देना। और बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है डिस्क्रिप्शन में फिर लिंक नहीं मिलता है, तो लिंक जैसे कि ये वीडियो का टाइटल जहाँ पे है ना उसके नीचे मोर लिखा रहता है। मोर पे आप जब क्लिक करोगे तो आप डिस्क्रिप्शन आपका खुल जाएगा, उसमें जो ब्लू कलर का लिंक दिखेगा आप उसको क्लिक कर देना। तो ये आपका जो भी मैं PDF का लिंक डालूँगी ना आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका MCQ है। क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 MCQ क्वेश्चन है। देखो सेक्शन A, गिव साइकिल ऑफ सीजन्स इज कॉज ड्यू टू। सीजन्स किसके वजह से होता है? ये आपका सीजन्स चेंज किसके वजह से होता है? ये आपका रिवोल्यूशन के वजह से होता है। ऑप्शन नंबर B होगा करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। ये जो इमेज है ये क्या का है? ये जो इमेज है ना ये आपका सुप्रीम कोर्ट का इमेज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी B होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म का फाउंडर कौन है? बुद्धिज़्म का फाउंडर हो गया सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, बिम्बिसारा नहीं, सिद्धार्थ गौतम। नेक्स्ट, बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स आर शोन इन। अलग अलग स्टेट्स के बीच में जो बाउंड्रीज होता है वो कहाँ किस मैप में दिखाए जाते हैं? वो आपका पॉलिटिकल मैप में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द हेड ऑफ तहसील। कौन होता है? वो होता है आपका तहसीलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा होगा आपका कलिंगा। कलिंगा जो है ना वो उड़ीसा का, कोस्टल उड़ीसा का पुराना नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओशन। इनमें से कौन सा ओशन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर C होगा करेक्ट आंसर, एंटार्क्टिका, क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंट का नाम है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच एजेंसी रिप्लेसेस द ब्रोकन स्ट्रीट लाइट्स कलेक्ट्स द। अच्छा, अगर जो बाइलिन ये सब में जब स्ट्रीट लाइट्स टूट जाता है या फिर गार्बेज को अच्छे से इकट्ठा करके एक सही जगह पर फेंकना, वाटर सप्लाई करवाना, ये सब किसका काम होता है? मार्केट सबको नीटली रखना, ये सब किसका काम होता है? ये सारा काम होता है आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। क्वेश्चन नंबर 9, विच वेयर नोन एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथा। दक्षिणापथा का लॉर्ड किसको माना जाता है? ये होंगे ऑप्शन नंबर C, द सतवाहनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट ऑफ इंडिया में क्या है? ईस्ट ऑफ इंडिया में ऑब्वियसली यहाँ पे होगा बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट ऑफ इंडिया में है। नेक्स्ट, व्हाट डज रामालिंगम डू विद द राइस प्रोड्यूस्ड। रामालिंगम का जो राइस प्रोड्यूस होता था उसके मिल में, है ना, तो वहाँ पे फिर वो क्या करता था उस राइस का? तो वो राइस का क्या करता था? वो ट्रेडर्स को बेच देता था नियर बाई टाउन्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वर्कर्स हु वर्क ऑन लैंड बट डू नॉट पॉजेसेस एनी लैंड कॉल्ड। तो वो ऐसे वर्कर्स जो लैंड पे काम तो करते हैं मगर जिनका खुद का ज़मीन नहीं होता उसको क्या कहते हैं? ये होगा ऑप्शन नंबर A, लैंडलेस वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 13, डैश वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास विच वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। तो चालुक्यास के कैपिटल कौन सा था? चालुक्यास का कैपिटल था आईहोल। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी था। इसका ऑप्शन नंबर B होगा करेक्ट आंसर। 14 आ गया, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एंशिएंट टेम्पल वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डीटी वाज प्लेस्ड। अच्छा, तो हिंदू टेम्पल्स में जहाँ पे भगवान का मूर्ति जो रखा जाता है ना उस जगह को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गर्भगृह। ऑप्शन नंबर B होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इन द फॉलोइंग इमेज पीपल आर डूइंग विच एक्टिविटी। एक इमेज दिया हुआ है तो इनमें लोग क्या कर रहे हैं? असल में ये बच्चों ये इमेज जो है ना ये राइस के सेपलिंग्स को अलग जगह ट्रांसप्लांट कर रहे हैं दूसरे फील्ड में। तो राइस का जो फार्मिंग होता है ना वो इस तरह से होता है कि पहले तो राइस को एक जगह उगाया जाता है,
जब वहाँ पे जब छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, फिर उन प्लांट्स को दूसरे खेत में फिर से अलग अलग डिस्टेंस, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में उसको लगाया जाता है, तो इसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये ऑप्शन नंबर आंसर होगा, आंसर सी जो है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन। तो MCQ क्वेश्चन इतने ही थे 15। अब आ गए आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन। व्हाट वेर द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे तो मैं पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने नीचे PDF बना के इसमें अटैच किया हुआ है, यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, व्हाट वेर द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ रिवोल्यूशन। अर्थ का रिवोल्यूशन के कारण क्या क्या होता है। सीजन का देखो, इट कॉजेज चेंजेस ऑफ सीजन, सीजन चेंज होता है, और ड्यू टू द रिवोल्यूशन द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स वेरीज एट अ प्लेस एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ईयर। साल के पूरे समय में, मतलब गर्मियों के समय में दिन क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, रात छोटा हो जाता है, और सर्दी के समय में रात लंबा हो जाता है, दिन छोटा होता है। ये सारे भी कारण रिवोल्यूशन के वजह से हो जाते हैं। ये 2 कारण इफेक्ट्स आप लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के आपके 2 एसेंशियल क्वालिटीज़ लिखने। फीचर्स का मतलब होता है क्वालिटीज़। तो पहला क्वालिटी क्या है, पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस। लोगों के पास राइट होता है, हक होता है कि वो लोग अपने गवर्नमेंट को खुद से इलेक्ट कर सके, वो लोग जिसको चाहे उसको मिनिस्टर बना सके। ठीक है, बाय थ्रू वोटिंग, वोट करके। गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू इट्स पीपल। गवर्नमेंट जो होता है ना, वो अपने लोगों का आंसरेबल होता है। अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत करता है ना, या फिर कुछ भी अच्छा भी करता है, तो लोग उनसे मतलब आंसर क्वेश्चन को कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को उनको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि लोग ही तो उनको चुनते हैं ना, इसलिए वो लोग आंसरेबल होते हैं लोगों को। ठीक है, फिर देखो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है 18 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा के लोग को वोटिंग का राइट दिया जाता है हमारे इंडिया में, तो वो लोग उसको ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। तो ये हमारे इंडिया में गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये ही हो गया। यहाँ पर 2 फीचर्स बोले थे, इनमें से 2 फीचर्स आप लिख देना, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेर द मीन्स अडॉप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। अशोका ने धम्मा का मैसेज स्प्रेड करने के लिए क्या क्या मीन्स, मतलब उन्होंने क्या क्या तरीका अपनाए थे उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया था, ही अपॉइंटेड officials known as Dhamma Mahamattas to spread the explain of message of Dhamma। उन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे धम्मा महामत्तास के नाम से। तो उन लोग मतलब स्प्रेड करते थे और एक्सप्लेन करते थे धम्मा के मैसेजेस, और उन्होंने बुक्स लिखवाए थे। ही रोट हिज उन्होंने अपना मैसेज रॉक्स पे, स्टोन पिलर्स पे लिखवाए थे। ठीक है, डिफरेंट पार्ट अपने उनका जो किंगडम था वहाँ पे रॉक्स और स्टोन पिलर्स में धम्मा मैसेजेस को भी इंस्क्रिप्ट करवाया था, मतलब वहाँ पे लिखवाया था। और जो लैंग्वेज में लिखवाते थे वो ना प्राकृत लैंग्वेज में था। ये 3rd पॉइंट में है, क्योंकि वो प्राकृत लैंग्वेज था ना, वो ईजी था। प्राकृत मतलब संस्कृत में लिखवाते थे, जो कि कॉमन पीपल आसानी से समझ पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 ways in which the work of the municipal corporation affects the life of a citizen living in a city। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी काम करते हैं, तो उन लोग का जो भी काम करते हैं उससे एक इंसान, जो भी सिटीजन, एक नागरिक जो सिटी में रहता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग ही क्या लगवाते हैं, वो लोग स्ट्रीट लाइट्स का ख्याल रखते हैं, कोई ख़राब तो नहीं होगा, ख़राब हो गया तो वो लोग चेंज कर देते हैं। इट एंश्योर्स दैट, वो लोग ये मतलब तय करते ताकि सिटी में किसी तरह का कोई बीमारी ना फैले, है ना। वो लोग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज ये तो खुलवाते हैं। इट टेक्स केयर्स ऑफ गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज को अच्छी तरह से कलेक्ट करना, प्रॉपर जगह पे उसको डिस्पोज करना, वाटर सप्लाई लोगों को देना, कीपिंग द स्ट्रीट्स और मार्केट सबको क्लीन रखना। ये सारे काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लेबर चौक। लेबर चौक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। लेबर चौक क्या होता है। लेबर चौक देखो सॉरी, लेबर चौक इज अ प्लेस वेयर डेली wage laborers wait with their tools for people to come and hire them for work। तो ये एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे सपोज लेबरर्स, जो अलग अलग काम करने वाले लेबरर्स अपने टूल्स के साथ वहाँ पे वेट करते हैं। तो कोई इंसान जिसको जिस तरह का लेबर चाहिए, किसी को मैसन चाहिए घर बनवाने के लिए, किसी को कारपेंटर चाहिए, है ना, तो किसी को पेंटर चाहिए, तो वो लोग वहाँ से जाके जिस टाइप के लेबर चाहिए वहाँ से जाके उनको हायर करके ले जा सकते हैं अपना काम करवाने के लिए। तो जहाँ पे ऐसे लेबर्स रुकते हैं उस जगह को ही लेबर चौक कहते हैं। तो इसका शॉर्ट नोट लिखने बोला है, तो इसके लिए थोड़ा सा और लाइन्स लिखने पड़ेंगे आपको। दे यूजुअली लिव एंड स्लीप ऑन द स्ट्रीट्स। वो लोग ज़्यादातर स्ट्रीट्स में ही रहते हैं, ठीक है, और वहीं पे सोते हैं।
लोकल टी एंड पान शॉप्स lend them money in time of need. ज़रूरत के समय पर लोकल चाय का दुकान, पान का दुकान के उन लोग को थोड़ा पैसों से हेल्प करते हैं कभी कभार. समटाइम्स दे गेट अ बेड एट नाइट शेल्टर. कभी कभी उनके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ना नाइट शेल्टर बनवा देते हैं जहाँ पे वो लोग पर डे पर नाइट मतलब 6 रुपीज़ करके वो लोग एक रात सोने का उन्हें पे करना होता है. ओवरऑल द लिविंग कंडीशन ऑफ दिस वर्कर्स आर क्वाइट डिप्रेसिंग. मगर फिर भी वो लोग बहुत पुअर है ना, जिन इसके कारण उनका लिविंग कंडीशन जो है बहुत डिप्रेसिंग है, अच्छा नहीं है मतलब. ठीक है, तो ये आपका लेबर चौक के बारे में इतना लिखने से हो जाएगा. ज़्यादा नहीं भी लिखने से होगा क्योंकि ये सारे 2 मार्क्स के थे. ठीक है, आप जितना जो आपको लाइन्स लर्न हो उतना लिख देना. सेक्शन सी आपका ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है. ठीक है, व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा के मेन टीचिंग्स क्या थे? पीपल हु विश टू नो द ट्रूथ. उनके हिसाब से लोग जिन्हें ट्रूथ सच्चाई जानना है उनको अपना घर छोड़ के मतलब संन्यास बनना पड़ेगा. ठीक है, मस्ट लीव देयर होम. द ट्रूथ सीकर मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ अहिंसा. उन्हें कभी भी अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अहिंसा का पाथ फॉलो करना पड़ेगा. लीड अ सिंपल एंड प्योर लाइफ जीना पड़ेगा. ठीक है, ही नॉट टू स्टील एंड लीड अ सिंपल लाइफ. कभी चोरी नहीं करना है और सिंपल लाइफ जीना है. ठीक है, ही लेड स्ट्रेस ऑन 3 ज्वेल्स ऑफ लाइफ नोन एज 3 रत्ना. उन्होंने 3 रत्ना बोलते हैं अपना उनका. ठीक है, तो किस चीज़ पे उन्होंने बहुत ध्यान देने बोला था? राइट कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, राइट बिलीफ, हमारा जो बिलीफ है ना, आस्था, वो अच्छा होना चाहिए, राइट नॉलेज, हमें सही ज्ञान होना चाहिए. इसके ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स विथ एग्जांपल्स. अलग अलग टाइप्स ऑफ मैप्स का आपका मतलब एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले फिजिकल मैप. मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ. जिसमें नेचुरल फीचर्स जैसे माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, ये सारे दिखाए जाते हैं ना, ऐसे मैप्स को फिजिकल या फिर रिलीफ मैप्स कहते हैं. नेक्स्ट देखो पॉलिटिकल मैप. मैप शोइंग जिसमें आपको टाउन, सिटीज़ और डिफरेंट कंट्रीज़ के बाउंड्रीज ये सब दिखाया जाता है ना, उनको पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं. और लास्ट देखो थीमेटिक मैप्स. सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक, जो कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, जैसे किसके बारे, रोड्स के बारे में मैप्स शोइंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, इनको थीमेटिक मैप्स कहा जाता है. ठीक है, वैसे तो मैप्स और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बस इसमें 3 मार्क्स था इसलिए मैंने 3 पॉइंट से यहाँ पे दिया है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई डिड द किंग्स ट्राई टू कंट्रोल द सिल्क रूट. किंग्स जो राजा जो होते हैं ना, वो लोग सिल्क रूट को क्यों कंट्रोल करना चाहते थे? हु वर द फर्स्ट बेस्ट नोन रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट. तो और किन राजाओं ने सबसे पहले सिल्क रूट के ऊपर अपना कंट्रोल किया था, सिल्क रूट. ठीक है, तो किंग्स वांटेड टू कंट्रोल द सिल्क रूट्स बिकॉज दे वांटेड टू कलेक्ट टैक्सेस. वो लोग टैक्स कलेक्ट करना चाहते थे, रिसीव ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स. और वो ट्रेडर्स लोग से ना पैसा वसूल करना चाहते थे. ठीक है, और उन लोगों से गिफ्ट्स लेना चाहते थे ताकि उस रास्ते से जाने के लिए. ठीक है, सिल्क रूट, सिल्क जो लेके जो ट्रेडर्स जाते थे ना, उन लोगों से वो लोग पैसा वसूलते थे, मतलब टैक्स लेते थे उधर से जाने का. ठीक है, तो यही कारण था, वो लोग कंट्रोल करना चाहते थे. और कौन करते थे? द कुशानस. ठीक है, द बेस्ट रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वो लोग थे. द कुशानस जो थे ना, उन लोगों ने सिल्क रूट पे, रास्ते पे उन लोगों ने अपना पूरा मतलब दबदबा रखा हुआ था, उन लोगों ने कंट्रोल करके रखा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन 24. डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट शेखर डज फॉर अ लिविंग. शेखर अपना लाइवलीहुड, अपना जीवन चलाने के लिए वो क्या करता था? शेखर जो है ना, इज़ अ स्मॉल फार्मर था जिसके पास 2 एकड़ लैंड थे. ही ग्रोज, वो उसमें पैडी मतलब राइस उगाता था. पैडी का मतलब राइस होता है. विद द हेल्प ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स के हेल्प से. ठीक है, ही हेल्प्स रामालिंगम को हेल्प करता था टू कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स से. पैडी कलेक्ट करने में इन होगा, ये ईज नहीं होगा. इन द नेबरिंग विलेजेस, हाँ आसपास के विलेजेस में इन होगा यहाँ पे. उसके बाद ही ऑल्सो हैज़, उसके पास एक काऊ भी था. हुज मिल्क, वो पास के लोकल मिल्क कॉर्पोरेट में वो उसको बेच देता था ताकि उसको थोड़े पैसे मिल जाए उससे कॉर्पोरेट में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी जो है ना, ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं. ये न्यूली ऐड किया गया. इस टाइप के क्वेश्चंस पहले नहीं आते थे. एक आपका पैराग्राफ दिया रहेगा, फिर उसी के नीचे पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको केस बेस्ड कहते हैं. तो ये पूरा पैराग्राफ आप रीड करना, मैं रीड करने जाऊँगी तो बहुत ही लंबा हो जाएगा. ठीक है, देखो या इसमें क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस कर लेते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर ए इस पैराग्राफ से रिलेटेड है. इफ़ वी हैव एनी प्रॉब्लम लाइक रॉबरी, और सपोज हमें कोई प्रॉब्लम हो गया, रॉबरी, सपोज डकैती हो गया कहीं, तो हम क्या करना चाहिए, हमें कहाँ रिपोर्ट करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपका पुलिस स्टेशन में हमें रिपोर्ट करना चाहिए. ठीक है, SHO का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर. स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होता है ना, वो एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन का हेड होता है. ठीक है,
तो उसको स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं। फिर राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ द पुलिस के 2 फंक्शंस आपको लिखने हैं। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ऑफ एन एरिया दैट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन। एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के अंडर में जितना भी एरिया है, अंदर जितना एरिया पड़ता है, उस पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना पुलिस का काम होता है। और टू रजिस्टर केसेस ऑफ एक्सीडेंट्स का केसेस, इंजरीज, फाइट्स अगर कहीं पे होता है, उन सब केसेस को रिपोर्ट करना, लिखना भी मतलब पुलिस का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो 26 है ये भी केस स्टडी ही है। ये स्तूपास के ऊपर है ये पैराग्राफ आपका। ठीक है, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं। इसके ऊपर देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्तूपा। द वर्ड स्तूपा का मतलब होता है माउंट, माउंट का मतलब राउंड। वाइल देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ स्तूपास, राउंड होता है, टॉल भी होता है, बिग और स्मॉल भी होता है। ठीक है, फिर व्हाट डज रेलिक कास्केट कंटेन। रेलिक कास्केट के अंदर क्या होता था। द रेलिक कास्केट कंटेन्स द बॉडीली रिमेन्स ऑफ बुद्धा एंड हिज फॉलोअर्स। ठीक है, उसको बुद्धा और उसके फॉलोअर्स के बॉडीली रिमेन्स वहाँ पे पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रदक्षिणा पथ का इम्पोर्टेंस क्या था। द प्रदक्षिणा इज अ पाथ लेड अराउंड द स्तूपा। स्तूपा जो था ना, आपने पढ़ा ना, स्तूपा के सपोज मंदिर के चारों ओर पथ प्रदक्षिणा करते हैं ना, राउंड चक्कर लगाते हैं ना, तो वैसे स्तूपास के चारों ओर भी ये थे, मतलब ये थे, प्रदक्षिणा पाथ था। वहाँ पे लोग वहाँ पे क्लॉकवाइज घूमते थे। देखो, डिवोटीज वॉक्ड अराउंड द स्तूपा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ मार्क ऑफ डिवोशन। अपना भक्ति वहाँ पे शो करते थे इस तरह से घूम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन नंबर ई का क्वेश्चन आ गया। ये 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। यहाँ पे और है, एंड एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अर्थ। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहला वाला देखो, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ क्या होते हैं। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इन सबको एक्सप्लेन कर देते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, जहाँ हम लोग पाँव देते हैं अर्थ के ऊपर, जो सॉलिड पोर्शन है ना, उसको ही लिथोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर देखो, वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ का सरफेस में ज़मीन से ज़्यादा तो पानी है, आप सबको पता है, उसी को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। फिर बायोस्फीयर, जो इन सब का कॉम्बिनेशन है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। ऐसा जगह जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर टुगेदर इन सब को पाया जाता है और उसमें हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। फिर एटमॉस्फेयर आ गया आपका, द गैसियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ। गैसेस का जो लेयर है, जो हमारे अर्थ के चारों ओर से घिरा हुआ है ना हमारा अर्थ, उसको ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। और उस गैसेस में क्या पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन होता है, अदर गैसेस, स्मोक्स, ये सारे होते हैं। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन और ये हो गया आपका उसका इमेज। ठीक है, इमेज को आप अच्छे से मैं PDF में दे दूँगी, आप वहाँ से ड्रॉ कर लेना, देख लेना। ये आपका बुक का ही है, आप वहाँ से भी कर ले सकते हो। नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखो, एन एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट सराउंड अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है ना, ये एक ब्लैंकेट का तरह है जो हमारा अर्थ का चारों ओर से हमारा अर्थ को घेर के रखा हुआ है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, द अर्थ इज सराउंडेड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस दैट फॉर्म। अर्थ जो हमारा है ना, अलग अलग लेयर्स ऑफ गैसेस से पूरा घिरा हुआ है, जो कि इतना सारा लेयर्स से घिरा हुआ, एक थिन ब्लैंकेट जैसा दिखता है, और इसको ही हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, इसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है एंड 1% ऑफ द अदर गैसेस होते हैं। ठीक है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर, ये जो एक्ट करता है किस तरह से, शील्ड टू द हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम द सन। सन से जो हार्मफुल रेडिएशंस आता है ना, और ट्रैप्स हीट एसेंशियल टू सस्टेन लाइफ, और हीट को भी ट्रैप करता है। ठीक है, जो हमारे धरती पे जीवन जीने के लिए ज़रूरी है ना, उसको ट्रैप करता है एटमॉस्फेयर, और सन का जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होता है ना, उसको आने से रोकता है। ठीक है, तो इतना लिखने से हो जाएगा आपका 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डू यू थिंक वार्स इफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टुडे। आप कैसे सोच सकते हो कि जब कहीं पे वार होता है ना, कहीं पे भी युद्ध होता है ना, तो ऑर्डिनरी पीपल का लाइफ किस तरह से चेंज हो जाता है ना। और ऑब्वियसली चेंज होगा, कहीं युद्ध होगा तो ऑर्डिनरी पीपल भी इफेक्ट होंगे। क्या होते हैं देखो,
Wars affect the people in following ways. People are forced to leave their homes due to destruction. इतना तबाही हो जाता है, घर टूट जाते हैं, तो लोगों को फोर्सफुली अपने घर छोड़ के अलग जगह जाना पड़ता है. Many people die, बहुत लोग मर जाते हैं. The economic position of the people become unstable. तो काम काज लोगों का छूट जाता है, पैसे की कमी हो जाती है ना. नेक्स्ट, द सप्लाई ऑफ द डेली नीड्स आइटम. यहाँ तक कि डेली नीड्स आइटम जो खाने पीने की चीज़ें होते हैं ना, उसका भी सप्लाई ख़त्म हो जाता है वार के कारण. और गरीबी आती है. इट इंक्रीजेस प्रॉवर्टी. इसके कारण गरीबी होती है. ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन. और इसमें और एक और भी है, देखो ये लिख सकते हो या पे नीचे वाला. मेंशन 3 ऑथर्स हु रॉट अबाउट हर्षवर्धना. तीन ऑथर्स के बारे में बताने जिन्होंने हर्षवर्धना के बारे में लिखा था. डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ हर्षवर्धना. का जो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया था वो भी आपको लिखना है. तो हर्षवर्धना के बारे में किन्होंने लिखा था? बाणाभट्टा ने लिखा था, ज़ुआनज़ियांग ने लिखा था, रवि कीर्ति ने लिखा था. द मेन इवेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द हर्षवर्धना के लाइफ में क्या हुआ था देखते हैं. हर्षवर्धना टुक ओवर द किंगडम. उन्होंने अपना राजपाट कब संभाला था? 606 AD में. आफ्टर द किसके मरने के बाद? आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर. राज्यवर्धना के मरने के बाद उन्होंने अपना राजपाट संभाला था 606 AD में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, वर्धन एम्पायर फ्लोरिश्ड अंडर. हर्षवर्धना के समय में ही इनका जो साम्राज्य है ना, वर्धना एम्पायर का, तो वो उस समय बहुत फला फूला था, मतलब बहुत प्रोग्रेस किया था. फ्लोरिश मतलब प्रोग्रेस करना. ही रेस्क्यूड. उन्होंने अपने सिस्टर रेस्क्यू किया था. किसको? राज्यश्री को. फ्रॉम सशंका आफ्टर किलिंग हर हस्बैंड. ग्रहवर्मन को किल करने के बाद में उन्होंने अपनी बहन को, राज्यश्री को मतलब रेस्क्यू किया था वहाँ से. नेक्स्ट देखो, अच्छा ये मैंने दो बार लिख दिया, आप एक बार लिखना गलती से हो गया. अ चाइनीज़ पिलग्रिम नेम्ड ह्यूएनसांग चाइनीज़ ट्रैवलर थे. वो यहाँ पे आए थे पिलग्रिम, और यहाँ पे हर्षस के कोर्ट में उन्होंने एक बुक भी लिखा था, शी यू की बोल के. ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जो है ना, ये लोकेशन है आपका आउटलाइन मैप में. तो सबसे पहले पाटलिपुत्र कहाँ है? पाटलिपुत्र है आपका बिहार में. ठीक है, अभी तो बिहार का जो कैपिटल है पटना, उसको ही पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था. ये यहाँ पे होगा. ये थोड़ा अपलोड करने के बाद ब्लर हो गया. वैसे ये बिहार है, इस पोर्शन को, ये बिहार है ना, इस जगह पे है ये आपका पाटलिपुत्र, इस जगह पे. ठीक है, और सारनाथ यहाँ पे है. ठीक है, यहाँ पे दिखा सकते हो आप सारनाथ. और फिर ये जो पूरा इंडिया है, मध्य प्रदेश आपको पता है, मध्य मतलब बीच में, मध्य प्रदेश पूरा यहाँ पे है. यहाँ पे सॉरी, मध्य प्रदेश यहाँ पे है, और मुंबई आपका इधर है. ठीक है बच्चों, आप ऐसे याद रखना कि गुजरात से जस्ट नीचे आते हुए यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसा रहता है पॉइंट, वहाँ पे आपका मुंबई रहता है. और क्या दिखाने बोला था? असम. असम तो इधर है, हम लोग जहाँ रहते हैं. ये हो गया हमारा असम. ये हो गया, ये पार्ट को कहते हैं असम. ठीक है, नेक्स्ट. तो ये आपका क्वेश्चन पेपर पूरा फिनिश हो गया. 29 क्वेश्चन से ऑल टोटल. तो ये क्वेश्चन सारे बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी तरह के वीडियोस आप लोग के पास पहुंचते रहे, इसलिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना. और भी क्वेश्चन पेपर्स मैं अपलोड करने वाली हूँ, जैसे हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का. ठीक है, और आशा करती हूँ आप लोग का एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्ज़ाम दो. ठीक है, अच्छा तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.